देखिए, बोध स्तर, समझ स्तर की शिक्षण व्यवस्था तभी हम लागू करेंगे, इस टाइप की शिक्षण व्यवस्था अपने क्लास में तभी हम लागू करेंगे जब हमारा स्मृति स्तर की शिक्षण व्यवस्था कंप्लीट हो गई। जो मेमोरी लेवल की शिक्षण व्यवस्था है, यदि वह कंप्लीट हो गई है, तभी इस लेवल पे हम पहुंचेंगे। शिक्षण के 3 लेवल मैंने बताया था, एक मेमोरी लेवल, एक आपका कौन सा अंडरस्टैंडिंग लेवल, और तीसरा थिंकिंग लेवल। तीनों लेवल पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो यह दूसरे स्टेप है, बोध स्तर, समझ स्तर की शिक्षण व्यवस्था, अंडरस्टैंडिंग लेवल की व्यवस्था। इस सिस्टम पे तभी आप जाएंगे, या इस शिक्षण व्यवस्था का तभी प्रयोग करेंगे अपने क्लास में जब आपने स्मृति स्तर की शिक्षण व्यवस्था कंप्लीट कर ली हो, उसके मूल्यांकन कर लिया हो, और आपको रिजल्ट पता चल गया हो कि हाँ, मेरे बच्चे फैक्चुअली स्ट्रांग हो चुके हैं, मेरे स्टूडेंट फैक्चुअली तथ्यों पे स्ट्रांग हो चुके हैं। अब हमें इन पर बोध लेवल के काम करने की आवश्यकता है। तो जब हम बोध की बात करते हैं, समझ की बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, तो क्वेश्चन यहां आता है कि बोध का मतलब क्या है? क्या है बोध का मतलब? कोई बताएगा बोध का मतलब क्या है? इसको लेके बड़ा कंफ्यूजन है। किसको बोलेंगे बोध? अंडरस्टैंडिंग किसको बोलेंगे? कहते हैं ना कि आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जिसके कारण विवाद हो गया। तो ये अंडरस्टैंडिंग क्या है? कोई बताए, बोध से आप क्या समझते हैं? बोलिए बोलिए, कोई बोलिए, बोध से क्या समझते हैं? देखिए, बोध जो है वह कुछ मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री, मानव शास्त्री कुछ बोलते हैं कि तथ्यों का समझ होना, तथ्य जो फैक्ट्स हैं उनकी समझ, तथ्यों की समझ। कुछ बोलते हैं कि प्रत्ययों की समझ, प्रत्ययों मतलब कॉन्सेप्ट की समझ। कुछ बोलते हैं कि प्रत्ययों में प्रयुक्त तथ्यों के बीच संबंधों में समझ, संबंधों को समझना। घुमा फिरा के बात यह है ओवरऑल कि जो चीज पढ़ाई गई है, जो पाठ्य वस्तु आपको दी गई है, उसके बारे में आपने कहां तक सोच समझ लिया है, उसको कहां तक समझ चुके हैं? शाब्दिक अर्थ समझे हैं कि उसका प्रत्यात्मक अर्थ समझे हैं, या उसका भावात्मक अर्थ समझे? 3 चीजें मैंने बताई। एक प्रत्यात्मक समझ, एक भावात्मक समझ, और एक जो है वो तथ्यात्मक समझ। ये 3 समझ निकल के आते हैं, 3 चीजें निकल के आती हैं। या तो आपने तथ्य फैक्ट्स को समझा है, फैक्ट्स को समझ लिए हैं आप, या उसके भाव को समझ जा रहे हैं कि उस सेंटेंस का, उस कॉन्सेप्ट का भाव क्या है, अपने भाषा में आप व्यक्त कर सके, उसको भी समझ बोलेंगे। प्रत्यात्मक, कॉन्सेप्चुअलाइज अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप हो गई है, आप उस कॉन्सेप्ट को किसी भी एंगल से बता सकते हैं, उसको प्रत्यात्मक समझ कहते हैं। कहा जाए एक प्रकार से कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल। फर्स्ट वन इज कॉन्सेप्चुअल, सेकेंड वन इज इमोशनल, और थर्ड वन इज फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग।
तो फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हम लोग कोशिश करते हैं कि यह स्मृति वाले लेवल पे ही समझ लिया जाए। ये दो बचते हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। टू टाइप्स के यहां बचते हैं, कॉन्सेप्चुअल एंड इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। इसको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे यह लगता है कि इन सभी को ध्यान में रखते हुए यही लगता है कि बोध का मतलब सीधा है कि जो भी सिद्धांत, जो भी कॉन्सेप्ट आपके सामने है, क्या उसको बच्चे ने स्वीकार कर लिया है, उसको समझ लिया है और अपने व्यवहार में उसका उपयोग कर ले रहा है। यदि बच्चा अपने व्यवहार में उसका उपयोग कर ले रहा है तो हम समझ जाएंगे, या उसका उसकी व्याख्या अपने शब्दों में कर दे, चाहे वो लिखित रूप में चाहे वो वर्णात्मक रूप में, तो हम समझ जाएंगे कि बच्चे के अंदर इस समझ का विकास हो गया है, बच्चे के अंदर बोध हो गया है। जो चीज वो सीखे उसको वो अभिव्यक्त कर सके। यदि हम समाजीकरण पढ़ा रहे हैं बच्चे को, बच्चा समाजीकरण के कॉन्सेप्ट को समझ लिया और समझ करके उसको शब्दों में व्यक्त कर सके, उसको रिटन रूप में, लिखित रूप में व्यक्त कर सके, तो हम समझ जाएंगे कि बच्चे के अंदर बोध हो, समाजीकरण का बोध हो गया है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? क्लियर है जी? क्लियर सर। अब आइए, इससे संबंधित जो है मॉडल दिया गया है मॉरिसन का शिक्षण मॉडल। मॉरिसन ने अपना शिक्षण मॉडल दिया। तो मॉरिसन ने दिया है कि उद्देश्य क्या होगा। सबसे पहला चीज है उद्देश्य। इस शिक्षण का उद्देश्य क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, कौन सा ऑब्जेक्टिव है, बताइए क्या होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? प्रत्येक का एक लाइन याद रखिएगा बा, प्रत्येक का, प्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सही होता है, हिंदी मीडियम वालों थोड़ा सा। कॉन्सेप्ट का स्वामित्व प्राप्त कराना। आपको ऐसे शब्द मिलेंगे, प्राप्त कराना। इस शिक्षण व्यवस्था का उद्देश्य है कि बच्चा जो है कॉन्सेप्ट को का मालिक बन जाए। कि यह कॉन्सेप्ट पूछ लो आप किसी डायमेंशन से, मुझे कॉन्सेप्ट क्या है, सोसाइटी क्या होती है मैं बता सकता हूं, आर्किमिडीज थ्योरी क्या है मैं बता सकता हूं। आप किसी भी एंगल से पूछो मैं उसको क्लियर कर सकता हूं। जब यह बात क्लियर हो जाए, जानिए कि आपका शिक्षण का उद्देश्य पूरा हो गया। बोध स्तर के शिक्षण व्यवस्था आपकी सफल हुई। ठीक है, तो उद्देश्य याद रखना है, प्रत्येक का स्वामित्व प्राप्त करना। दूसरा आते हैं इसकी संरचना में, स्ट्रक्चर कैसा होगा, पढ़ाने का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो देखते हैं। संरचना पे आते हैं। अब संरचना में भी मॉरिसन ने भी इसमें 5 स्टेप दिए। कहीं कहीं 4 स्टेप आते हैं, कहीं कहीं 5 स्टेप आते हैं। तो गणित और उसके लिए एक स्टेप, व्याकरण के लिए एक स्टेप हट जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा कहां हटेगा। तो संरचना बोलते हैं कि कैसा होगा, इस शिक्षण की संरचना क्या होगी, या इसको हम लोग कहा जाए स्टेप कौन कौन से में। इसमें संरचना में 5 स्टेप की बात करते हैं। 5 स्टेप्स की बात करते हैं। अब 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट आपका, एक एक करके देखिएगा। फर्स्ट स्टेप है, क्या करने जाएंगे, पहले बोध करने जाएंगे, तो उसमें अन्वेषण की जरूरत पड़ती है। अन्वेषण,
खोज की जरूरत पड़ती है। पहले आप रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे। क्या करेंगे भैया, किस चीज का रिसर्च करेंगे, क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे कि बच्चे को पूर्व ज्ञान है कि नहीं। जो चीज हम पढ़ाने जा रहे हैं, क्या उस चैप्टर से रिलेटेड पूर्व ज्ञान है, पहले से उसको नॉलेज है, उसके लिए क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, फर्स्ट में पूर्व ज्ञान से जोड़ेंगे। पूर्व ज्ञान से जोड़ना, जो प्रीवियस नॉलेज बच्चे का है। और देखिए, इस शिक्षण व्यवस्था में हर लेवल पर हम क्या करेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे कि हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा कर पाया कि नहीं लड़का, सेकंड स्टेप पूरा कर पाया, तभी नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप है अन्वेषण, रिसर्च करना। रिसर्च करके हम देखेंगे कि पूर्व ज्ञान से बच्चा जुड़ा हो। उसके लिए क्वेश्चन करेंगे, क्या आप जानते हैं, जैसे हम मान लीजिए कि आप सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा रहे हैं, आप जो है आर्किमिडीज की थ्योरी को पढ़ा रहे हैं, तो आप पहले जानना चाहेंगे कि तैरना आता है कि नहीं आता है बच्चे को, सभ्यता के बारे में जानता है कि नहीं जानता है, कुछ सभ्यता के बारे में नाम सुना है क्या बच्चे ने। तो उसके पूर्व ज्ञान के लिए उससे क्वेश्चन करेंगे, तो पता चल जाएगा कि बच्चे को इस फील्ड में नॉलेज है कि नहीं, जिस पाठ्य वस्तु को आप पढ़ा रहे हैं उसका पूर्व ज्ञान बच्चे को है कि नहीं, ये जानना फर्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट है। इसलिए बोला, इसको रिसर्च बोला गया। ये केवल शिक्षण के स्तर पर रहेगा, शिक्षक के पास रहेगा, शिक्षक जाएगा क्लास में और क्या करेगा, रिसर्च करेगा और पद देखेगा कि क्या है, कहीं जो है बच्चा हमारा पूर्व ज्ञान से नॉलेज रखता है, जुड़ा हुआ है कि नहीं, जो चीज हम पढ़ा रहे हैं उसके लिए जो रिक्वायर्ड नॉलेज है वो उसके पास है कि नहीं। यदि उसके पास है तब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे, और इसी में हम योजना भी बनाएंगे कि योजना निर्माण, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं कि आपको समझा दे रहा हूं हर चीज। योजना निर्माण कैसे करेगा, मानिए पहले से हम योजना बनाए, स्मृति लेवल में हम पहले से योजना बना लेते हैं, लेकिन यहां नहीं, यहां पहले बच्चे का पूर्व ज्ञान देखो। अच्छा, इस फील्ड में बच्चे को बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है, वह जानता ही नहीं कि कोई सभ्यता भी चीज होती है, वह जानता भी नहीं है कि तैरने का कोई सिद्धांत भी होता है या तैरना कोई चीज होती है। यदि वो बच्चा नहीं जानता है, आपके क्लास के बच्चे नहीं जानते हैं, तो आपको बिल्कुल ही जीरो से शुरू करना पड़ेगा। और यदि जानते हैं तो कहां तक जानते हैं, और उनको नॉलेज को जोड़ करके पढ़ाना, वही हम योजना का निर्माण करेंगे, प्लानिंग करेंगे, लेसन प्लान तैयार करेंगे इसी फर्स्ट स्टेप में। यहां तक क्लियर हो गया, सेकंड स्टेप चला जाए जी। जी सर। हाँ, पाठ्य वस्तु को अब देखिए, इसमें योजना निर्माण में क्या देखेंगे, जो पाठ्य वस्तु हो उसका क्रम फिक्स कर देंगे कि क्या क्या पहले पढ़ाएंगे, सीक्वेंस फिक्स होना चाहिए। अब आता है मेन रोल, प्रेजेंटेशन, दूसरा स्टेज प्रस्तुतिकरण। प्रेजेंटेशन जब करेंगे हम लोग, प्रेजेंटेशन करते समय ध्यान रखेंगे यह योजना इसका हिस्सा है। हाँ, अब आप क्लास में तो हुई, अब जो चीज आपने योजना बनाई हुई है उसको प्रेजेंट करना है, किसके सामने, बच्चों के सामने। अब इस स्थिति में टीचर का एक्टिव होना जरूरी है। आप कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हो, यहां आगमन विधि का उपयोग करते हो या निगमन विधि का उपयोग करते हो, यह आपके योजना का हिस्सा रहेगा। आपके बच्चों का स्तर बिल्कुल ही निम्न है तो आगमन विधि का इस्तेमाल करेंगे, और बच्चों का स्तर लेवल थोड़ा हाई है तो निगमन विधि का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं। तो बोध कराने के लिए बच्चे को हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी
साथ में जो भी प्रेजेंटेशन देंगे आप, जो भी प्रत्यय का पढ़ाने का काम करेंगे, प्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट, बार बार बोल रहा हूं, प्रत्यय को की समझ विकसित करेंगे। उसके अंदर समझ को ले आएंगे कि उसका मतलब वो क्या समझता है, बस केवल जानता है कि नहीं जानता है, कॉन्सेप्ट को समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है। इस पे विशेष रूप से हम ध्यान देंगे कि बच्चा उस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा। यदि वो समझने लगा, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं बच्चे को, वह उसके समझ में आ रहा है कि नहीं, यह निश्चित करेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे, बोलो पूछते ना जी समझ में आया, बोलते नहीं सर जी समझ में नहीं आया। तो अंतिम बच्चे तक पाठ्य वस्तु के प्रेजेंटेशन की रिपीटेशन जारी रहेगी। पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण को 3 बार तक आप रिपीट कर सकते हैं, कम से कम 3 बार रिपीट करके, जब तक सारे बच्चे, अब यहां मूल्यांकन यहां भी चल रहा है, मूल्यांकन यहां भी चल रहा था, इवैल्यूएशन यहां भी हो रहा है, इवैल्यूएशन यहां भी हो रहा है। तो देखना हमको बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं, जो चीज मैं समझा रहा हूं, जो चीज बच्चे के सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं। यही है प्रस्तुतिकरण, और यहां क्लियर हो जाएंगे कि बच्चा समझ लिया कि नहीं। तो यहां क्या करना है, निदान भी करना है। निदान, निदानात्मक शिक्षण भी एक प्रकार का, उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण। निदान होता है समस्या पता करना, बच्चा कहां दिक्कत हो रहा है, क्या शब्दों को समझ नहीं पा रहा है, क्या जो मैं भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं वो कठिन है, इसका पता लगाकर और उसको दूर करना। तो निदानात्मक शिक्षण यहां होगा। क्लियर है जी। अब जब यहां हम सर इसको श्योर हो गए, डायग्नोस्टिक बोलते हैं सर? हाँ बिल्कुल डायग्नोस्टिक, डायग्नोस करना बोलते हैं ना। पहले क्या करेंगे, जी सर। बीमार होगा आदमी तो डायरेक्ट इलाज कर देंगे, डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं करेंगे जी, पहले उसको डायग्नोस करेंगे, पहले उसको पता लगाएंगे, पता करो, टेस्ट करो, ब्लड टेस्ट करो, इसका किसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, तब जाकर उसका उपचार किया जाएगा। तो ये निदानात्मक शिक्षण हम लोग पढ़ना है, हम लोग फर्स्ट पेपर में ही पढ़ना है इसको। तो निदानात्मक शिक्षण क्लियर होगा। अब निदानात्मक शिक्षण कार्य कर लिया आपने, तो आपको पता चलेगा कि हमारे बच्चे ये मेरी इस गलतियों से या बच्चों की गलतियों से सीख नहीं पा रहे हैं, तो उसको सिखाना। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण का इस्तेमाल करेंगे, दोनों लिख लीजिएगा, उपचारात्मक भी लिख लीजिए। पहले निदानात्मक करेंगे, डायग्नोस करेंगे, उसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे, सीधा इलाज करेंगे। अब आते हैं तीसरे स्टेप पे, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप है जिसको हिंदी में बोलते हैं परिपाक। दिख रहा है अभी नीचे, दिख दिख रहा रहा है है जी। हाँ, परिपाक दिख रहा है इंग्लिश में बोलते हैं एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन, और कहीं कहीं इसी को एसिमिलेशन भी बोलते हैं। कहीं कहीं इसको एसिमिलेशन भी बोलते हैं। एडॉप्टेशन एंड ऑब्लिक एसिमिलेशन। अब जो समझ मैंने बच्चे के अंदर विकसित किया है, जो हमने समझा करके पढ़ा दिया, समाजीकरण को पढ़ा दिया हमने, अटेंडेंस की थ्योरी को पढ़ा दिया, न्यूटन लॉ पढ़ा दिया, जो भी समझा दिया कॉन्सेप्ट, अब उसको बच्चा अपने आप में आत्मसात करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, छोड़ेंगे जी कि जा अब इसका प्रैक्टिकल कर, होमवर्क दे देंगे। मैथ में हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को कॉन्सेप्ट समझा दिया,
और कॉन्सेप्ट समझाने के बाद एक दो क्वेश्चन करा दिया, चेक कर लिया कि बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां वाला काम खत्म। अब हमने होमवर्क दे दिया, बच्चा गया होमवर्क कर रहा है गृह कार्य, और कर करके उसको एकदम बिल्कुल बैठा लिया कॉन्सेप्ट के, हाँ अब पक्का हो गया, अब ये हमसे निकलेगा नहीं। तो यहां पर क्या करना होता है कि बच्चे को एडॉप्ट करने योग्य बना देना होता है। तो यहां बच्चे का सक्रिय होना जरूरी होता है और टीचर का यहां निर्देशक के रूप में रहना जरूरी होता है। ठीक है, ऑब्जर्वर और डायरेक्टर के रूप में आप काम करेंगे, बाकी बच्चा जो है वह मेन एक्टिव रोल अदा करेगा एडॉप्टेशन स्टेप में। तीसरा वाला स्टेप है, इस स्टेप में वह एक्टिव काम करेगा। अब इसके लिए उसको कहां भेजा जाएगा? पुस्तकालय या लैब बोलेंगे, लैब को हिंदी में क्या बोलते हैं? लेबोरेटरी को प्रयोगशाला। साइंस का स्टूडेंट है तो प्रयोगशाला में जाएगा ना जी। जी सर। साइंस का स्टूडेंट है तो प्रयोगशाला में जाएगा, सोशल साइंस का स्टूडेंट है तो पुस्तकालय में जाएगा, दोनों पुस्तकालय में दोनों जा सकते हैं। तो प्रयोगशाला में जाएगा, रिसर्च करेगा, उसको बिल्कुल जो सर जी ने पढ़ाया वो सही है कि नहीं, जो सिद्धांत हमने अब बताया है क्या वह सही है, बच्चा उसको चेक करेगा और चेक करके बार बार अपने अंदर उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद यहां तक क्लियर हो गया तो आगे बढ़ा जाए, चौथा स्टेप। जी सर। मतलब इसका उद्देश्य जो है सामान्यीकरण के लिए अवसर देना, बच्चे को जनरलाइज जो पढ़ा है उसको रियल लाइफ में यूज करने के लिए मौका देना, सामान्यीकरण के लिए अवसर प्रदान करना। एक लाइन लिखना चाहे तो लिख लीजिए, सामान्यीकरण के लिए क्या देना? अवसर देना। उस कॉन्सेप्ट का जनरलाइजेशन करने के लिए बच्चे को मौका देना, ये है परिपाक लेवल। देखिए जब तक क्लियर ना हो जाए अगले स्टेप पे नहीं बढ़ेंगे कि मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट्स जो है मेरे क्लास में वो इस लेवल को क्रॉस कर गया तभी इस लेवल पे आएंगे। जब इस लेवल को समझ जाएंगे हम इसका फिर मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे उसका व्यवहारिक उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं पा। सोशल साइंस है तो उसको व्यवहारिक में यूज कर पा रहे हैं कि नहीं यूज कर पा रहे हैं। हमने अक्षांश देशांतर लैटिट्यूड लैंगिट्यूड बता दिया, उसका यूज बता दिया, बच्चा उसका यूज कर पा रहा है कि नहीं। मौसम में चेंज हो रहा है, क्यों नहीं बता पा रहा है कि मौसम में चेंज क्यों हो रहा है बेटा। यदि बच्चा बता दे रहा है इसका मतलब कि हमारे बच्चे की समझ यहां तक क्लियर है, परिपाक स्टेज तक लड़का चला गया। कौन पढ़ाता है भाई, इसको ध्यान में रख के बताइए ना, पढ़ाते हैं क्या? शिक्षण के इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर कौन पढ़ा रहा है? सभी तो सिलेबस कंप्लीट करने पर लगे पढ़ते हैं। हाँ बेटा, दोनों ही काम, ना पढ़ाते हैं ना पढ़ना चाहते हैं। वही तो बोल रहा है कि इसको ध्यान में रख के यदि पढ़ाया जाए, हमें नहीं लगता कि एक बार आपके क्लास से निकलने के बाद उस बच्चे को दोबारा इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसकी समझ इतनी विकसित हो चुकी होगी कि वह नींद में भी कॉन्सेप्ट कोई पूछेगा तो खट से बता देगा, क्योंकि उसने व्यवहारिक यूज किया है। तो अब आते हैं चौथे स्टेज की बात करते हैं, स्टेप की। फोर्थ स्टेप वह है आपका व्यवस्था। फोर्थ है आपका व्यवस्था। इसको ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ऑर्गेनाइजेशन। यह बोला गया है, देखिए इसमें याद रखिए
कि जो बच्चे ने यहाँ परिपाक एडॉप्ट कर लिया है, प्रत्यय को, जिस कॉन्सेप्ट को बच्चे ने एडॉप्ट कर लिया है, क्या उसको वह लिखित रूप में व्यक्त कर सकता है? अब उसने जो चीज समझ लिया है उसको लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है कि नहीं कर सकता? अपनी समझ का वह प्रेजेंटेशन रिटेन में दे सकता है कि नहीं, ये चेक किया जाता है व्यवस्था में। और उसके लिए उसको शिक्षण कार्य किया जाता है कि अब तुम इसको अभिव्यक्त करो, एक्सप्रेस करो, किसमें? शब्दों में। जो चीज तुमने समझा है उसको शब्दों में लिखो। तो लिखित रूप में एक पॉइंट लिखना हो तो लिख लीजिए, लिखित रूप में, लिखित रूप में अभिव्यक्ति करने की क्षमता को विकसित करना। और विकसित करेंगे तो विकसित करने के साथ मूल्यांकन भी करेंगे। ठीक है। सामान्यतः गणित व्याकरण आदि में इस स्टेप को हटा दिया जाता है। गणित व्याकरण को लिखित रूप में नहीं, व्यवहारिक रूप में प्रेजेंटेशन किया जाना चाहिए, यह माना जाता है। तो इसको जो है कभी कभी मैथ और ग्रामर वाले पोर्शन में इसको हटा दिया जाता है, बाकी सभी शिक्षण कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और जब बच्चा लिखित रूप में, जनरली हम लोग क्या करते हैं, पहले मौखिक डेवलप कर देते हैं बच्चे का, बाद में लिखित करते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि उसकी समझ की क्षमता उतनी विकसित है। जो चीज उसने समझा है उसको पहले लिख कर, मैं बार बार आपको क्लास में बोलता हूं कि पूरी क्लास आप सुनिए और सुनने के बाद उस क्लास को 50 शब्दों में लिखने की कोशिश किया करिए। यदि यह आप कोशिश करते हैं तो कभी आप भूलेंगे नहीं। किसी भी लेक्चर को, 3 घंटे के 4 घंटे के लेक्चर को यदि आप सुन रहे हैं, उस लेक्चर को यदि आप 50 से 100 शब्दों में बांध लेते हैं तो जान लीजिए कि आप बेहतर समझ वाले हैं और आप अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे, अच्छा प्रस्तुतिकरण करेंगे, अच्छा अभिव्यक्ति करेंगे। ठीक है। तो व्यवस्था के अंतर्गत लिखित रूप में अभिव्यक्ति करने की क्षमता उसमें विकसित की जाती है। बच्चा कहाँ चूक रहा है, निबंधात्मक प्रश्न भी इसमें दिए जा सकते हैं, चेक किया जा सकता है कि बच्चा उस कॉन्सेप्ट को लिख पा रहा है कि नहीं पा रहा है, इसका विशेष रूप से ध्यान इस अवस्था में रखा जाता है। लास्ट स्टेप, जो 5th स्टेज है, वह है आपका कौन सा? वर्णन का। वर्णन की देखिए, जनरली लिखित और मौखिक दोनों में वर्णन होता है, लेकिन मॉरिसन बोलते हैं कि यहां पर मौखिक ज्यादा इंपॉर्टेंस है। समझ लेवल पे मौखिक वर्णन इस अवस्था में लिखित हो चुका है, तो यहां जो है मौखिक रूप से उसका वर्णन कर सके, मौखिक रूप से उसको अभिव्यक्त कर सके। इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन लेवल स्टेज पे पहुंचते हैं और यहां हम बच्चे का मौखिक रूप से व्यक्त करने की क्षमता का विकास करते हैं। अब जो चीज उसने समझा है ओरली उसको रिप्रेजेंट कर पा रहा है कि नहीं, मौखिक रूप में अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास किया जाता है। यदि मॉरिसन की थ्योरी के अनुसार हम लोग शिक्षण कार्य करें तो सबसे बेहतर शिक्षण होगा, और हमें लग रहा है कि सबसे आइडियल टीचर आप बन जाएंगे। बच्चे आपके जो फैन हो जाएंगे, चाहे उसको सीलिंग फैन बोले चाहे टेबल फैन बोलिए, कई जितने भी प्रकार के फैन है सब फैन हो जाएंगे आप। तो क्षमता का विकास करना और यह चेक करना कि बच्चा जो प्रत्यय, जो कॉन्सेप्ट समझा है उसको प्रेजेंट कर पा रहा है कि नहीं मौखिक रूप से। यह लास्ट स्टेप है, 5th स्टेप है किसकी? बोध समझ शिक्षण व्यवस्था की, अकॉर्डिंग टू मॉरिसन। कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर होगा? किसी को कोई डाउट है भाई, पूछ सकते हैं। मतलब कि यहां तक आते आते
उस प्रत्यय का बच्चे के अंदर क्या हो चुका है, उस प्रत्यय का वह मालिक हो चुका है भाई। उस प्रत्यय को वह समझ चुका है, उस प्रत्यय को समझने के बाद उसने प्रैक्टिकल कर लिया है, उस प्रैक्टिकल करने के बाद रिटन रूप में भी उसने अभिव्यक्त कर दिया है, रिटन के बाद ओरली भी उसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब वह प्रत्यय का स्वामी बन गया है। जब चाहे तब आप उससे पूछ लो, वो आपको बताने के लिए तैयार बैठा है। समझ आ गया? उद्देश्य क्या था? प्रत्यय का क्या बना देना? स्वामी बना देना, स्वामित्व हासिल करा देना, बच्चे को मालिक बना देना। तो कॉन्सेप्ट का मालिक बन गया बच्चे इस स्टेप से, यदि शिक्षण कार्य किया जाए तो। नोट कर लीजिए फटाफट। अब एक चीज है कि सामाजिक व्यवस्था बोला जाता है, मतलब कि स्मृति स्तर में टीचर का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। टीचर यदि एक्टिव नहीं रहेगा तो मेमोरी लेवल पे बच्चा आसानी से समझ नहीं पाएगा। लेकिन यहां पर हर स्टेप पर देखना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट स्टेप जो है आपका, जब अन्वेषण हो रहा होता है तो वहां टीचर को एक्टिव रहना जरूरी है। हर स्टेप पर अलग अलग पर्यावरणीय माहौल है क्लास का। फर्स्ट स्टेप पर टीचर का एक्टिव रहना जरूरी है। दूसरे स्टेप पे किसमें, प्रेजेंटेशन में भी टीचर का एक्टिव होना जरूरी है और बच्चे का भी एक्टिव रहना जरूरी है। तीसरे वाले में स्टूडेंट का एक्टिव रहना जरूरी है। कौन से, परिपाक वाले में। और टीचर का रोल थोड़ा सा गौड़ हो जाता है, वह केवल ऑब्जर्वर और निर्देशक का कार्य करता है। लेबोरेटरी में बच्चा तो ऑब्जर्व करते रहे कि कुछ गलती ना करे, और लैब में लाइब्रेरी में बैठा बच्चा हुआ तो कोई अननेसेसरी किताब ना पढ़ने लगे, उससे रिलेटेड बुक ही पढ़े वो, इसका ध्यान रखना होता है आपको। तो आपका रोल सेकेंडरी हो जाता है, वहां बच्चे का रोल प्राइमरी हो जाता है, एक्टिव रोल हो जाता है। और जब आप व्यवस्था और वर्णन की बात करते हैं, वहां बच्चे का रोल भी प्राइमरी हो जाता है, शिक्षक का सेकेंडरी हो जाता है। लेकिन वहां भी दोनों एक्टिव रूप से रहने चाहिए, ताकि आप उसके अंदर लिखित और मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित कर रहे हैं। बच्चे कहाँ गलतियां कर रहा है, कहाँ किसी चीज को अच्छे से व्यक्त करना चाहिए नहीं कर पा रहा है, उसको समझाना, उसको गाइड करना और उसमें सुधार करना, ये शिक्षक का कर्तव्य है। तो सामाजिक संरचना कक्षा की समझ में आ गई कैसी होनी चाहिए। तो यहां यह नहीं बोल सकते कि ओवरऑल देखा जाए तो छात्र और शिक्षक, स्टूडेंट और टीचर दोनों का एक्टिव रहना जरूरी है। इस लेवल पे, बोध स्तर के लेवल पे दोनों का एक्टिव होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट समझ में आया यहां तक जी? कोई डाउट? सुझाव क्या देना चाहेंगे, बोलिए। सुझाव आप दीजिए। मुझे लगता है कि सुझाव एक, आप लोग और नोट कर लीजिएगा सुझाव इसमें क्या क्या हो सकते हैं। मुझे लगता है कि बोध स्तर के शिक्षण कार्य में बच्चे का व्यक्तित्व विकास किया जा सकता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट यही किया जा सकता है, क्योंकि इसमें समझ को, कॉन्सेप्ट को व्यवहार में लाने की बात की जा रही है और उसको आत्मसात, एसिमिलेशन, आत्मसात मतलब एसिमिलेशन की बात की जा रही है, एडॉप्टेशन की बात की जा रही है। तो मुझे लगता है कि व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए सबसे बेहतर लेवल का यह शिक्षण व्यवस्था है। क्लियर है जी? ये मेरा एक सुझाव, और भी सुझाव हो सकते हैं, आप लोग दे सकते हैं। क्लियर है जी? और कोई देना चाहेगा सुझाव कुछ इसमें? ये लेवल समझ में आया क्या? कहीं कोई डाउट? आगे सर। नहीं सर।